अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी उर्दू स्पीकिंग और सिंधियों के दरमियान नफ़रत की दीवार खड़ी करने की, और फिर अल्ताफ़ हुसैन के उरूज और ज़वाल की कहानी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले अवेस टप्पी के उरूज और ज़वाल की बताई, लेकिन ये बहुत और ऊपर की बात है। मैं सिर्फ तारीख़ी हक़ाइक़ और कुछ वो बातें जो हमने अपने ज़िंदगी के दौरान देखी, उन पर मैं रोशनी डालूंगा, और उसके बाद मैं आखिर में बताऊंगा कि आखिर इसकी वजूहात क्या है। तो इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े, मैं तमाम उर्दू स्पीकिंग जो आम उर्दू स्पीकिंग है, जिनसे कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं है और जिनको अलग एक बात बताई गई है, अलग उनके जहनों में नफ़रत डाली गई है, या फिर वो आम सिंधी जिनका कोई सियासी ताल्लुक़ मतलब किसी ऐसी जमात से नहीं है जिन्होंने सिंध को लूटा है या फिर दूसरों के हुकूक पर डाके डाले हों, तो उनसे नहीं है। तो मैं इन दोनों के दरमियान जो खलीज बनी हुई थी उसको आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में जाऊँगा तो फिर तो भाई ये डॉक्यूमेंट्रीज बनती जाएंगी और बहुत कुछ आगे चला जाएगा। तो मैं ना किसी सिंधी की लिखी हुई किताब लेके आया हूँ ना उर्दू स्पीकिंग की। ये एक ऑक्सफोर्ड की भी किताब है जो रिसेंटली पब्लिश हुई है। उसमें तमाम हक़ाइक़ दिए हुए हैं। ज़ाहिर है वो फिर कितने सच्चे नहीं हैं, लेकिन तारीख़ी वाक़यात हैं। फिर कुछ और किताबें हैं। बहरहाल मैं शुरुआत करता हूँ कि सिंध क्या था। अब इसको मैं मुख्तसर करूँगा, इसमें बहुत सारे गैप होंगे। ऐसे नहीं कि आपने गलत बात की, ये कहा, भाई वो बात की चीज़ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंध की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ। और मैंने पहले लाइव वीडियो में कहा था कि अगर सिंध नहीं था तो फिर मोहम्मद बिन कासिम किस कंट्री में आया था, कहाँ आया था। और सिंध जो है एक रियासत नहीं थी, एक मुल्क की तौर पर था। जो हमारे दानिश हजरात हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, जो तारीख़दान हैं, अगर एक ज़बान की किताब आप पढ़ें और फिर जब सिंधियों की तर्जमे होने वाली अंग्रेज़ों की लिखी हुई किताबें पढ़ें तो आपको फिर सिंध के बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा। तो सिंध जो है वो एक तो सदियों से है सिंध। और एक बात आप सब याद रखें कि ये जितनी भी सरज़मीनें हैं, जितनी ज़बानें हैं, कल्चर हैं, ये अल्लाह ताला ने दी हुई हैं। हमारे एक उर्दू स्पीकिंग दोस्त हैं, कराची प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं कई बार, एश खानज़ादा साहब। उर्दू स्पीकिंग हैं, टंडोलायार से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अच्छी सिंधी बोलते हैं। उन्होंने एक वाक़या बताया और अभी भी वो बताते रहते हैं कि पूरी दुनिया में जब लोग केले के पत्ते बांध के चलते थे, तब कपड़ा जो पहन के चलने वाले लोग वो मोहनजोदड़ो के थे, ठीक है। और सिंध के लोग थे, इंडस वैली के लोग थे, जो वो कपड़ा जिस्म पर पहनते थे। एक तो ये बात हो गई, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप उर्दू स्पीकिंग हमारे जर्नलिस्ट हैं। और इन्होंने एक और बड़ी पत्ते की बात की थी, वो भी मैं आगे चल के बताऊँगा। अच्छा, सिंध था नहीं था, इनसे किसी उस बंदे का लेना देना नहीं है जो 70 साल या 80 साल आए और उस शहर में आए जब वो सारी चीज़ें उस वक्त मौजूद थीं। तो सिंध में अगर जाते हैं, हम अपने सिंध के बाकी चीज़ों को करते हैं, तो ये हिस्ट्री शुरू होती है 326 सेंचुरी से। मतलब 326 की सेंचुरी से हम अगर जाएंगे तो अलेक्जेंडर द ग्रेट मनोड़ा में आए थे। उसके बाद 1712 में मोहम्मद बिन कासिम आए थे। फिर जो है 977, और फिर उसके बाद जो है ना 1351 में फिर समा रूल करते रहे। फिर 1526 में मुग़ल आए। फिर इस तरह से 1521 से लेकर 1554 तक जो है अरगून आए, जिन्होंने सिंध में तहस नहस की, तबाही मनाई। फिर 1555 से 1612 ईस्वी में ये तुर्खान आए, इन्होंने भी तबाही मचाई, सिंध को तबाह नस्तो नाबूद करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सके। फिर 1568 में ये पुर्तगाल के से आए थे। पुर्तगोस जो कहते हैं, देबिल पे अटैक किया, हमारा देबिल बंदर था। तो इस तरह से भाई बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप थोड़ा सी जहमत करेंगे तो नफ़रतें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उस वक्त रियासतें होती थी और मुल्क की हैसियत में आपको पता है, जैसे वज़ीर आज़म और इस तरह से तो होते नहीं थे कि पता लगे कि कौन कहाँ रहता था। लेकिन हर रियासत के अलग अलग हुक्मरान थे, फिर मीर थे, कलोड़े थे, अब्बासी, ये सारे आए। तालपुर ज़माना। तो कराची 1860 में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना। ये मैं इन दोस्तों के लिए जिनको पता नहीं, अपने तरफ से उन्होंने बताया। 1860 में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बुनियाद पड़ा। 1861 में सेंट पैट्रिक हाई स्कूल बना। और इसके साथ फिर जो है 1865 में फ्रेयर हॉल बना। 1871 में सिंध क्लब बना। सिंध क्लब, ठीक है ना, ये इसको भी फिर बोलेंगे ये नहीं है वो नहीं है, बहरहाल
और 1878 में ये कराची चिड़ियाघर बनाया। तो कहने का मकसद ये कि अगर हम जाएंगे ना तो लंबी फहरिस्त है, मगर जिनको नहीं मानना हो तो ना मानना हो। तो सिंध हमेशा सदियों से रहा है, सिंध की एक अपनी हिस्ट्री रही है। दुनिया में ऐसे कल्चर भी हैं जिनको आप देखेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो अपने कल्चर पर फ़ख्र महसूस करते हैं। रिसेंटली कोई 2-3 साल पहले एक दुनिया का छोटा मुल्क है, उनकी इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम थे, तो उसके वज़ीर साहब ने समंदर में नंगे होके और वहाँ जो है खड़े हो गए, थोड़े से पत्ते बांधे हुए थे और पूरी दुनिया को बताया कि हम अपने फ़ख्र करते हैं। और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की एक जो है पार्लियामेंट में उनकी रुकन ने जिस तरह से स्पीच की है यूं 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 करके, तो यही अगर चीज़ होती तो जंग अखबार उसको भी मजाक उड़ाता। बहरहाल सिंध के अंदर ये जब अंग्रेज़ आए, जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया, तो ज़ाहिर कैपिटल हैदराबाद से कराची जो मुंतकिल किया, लेकिन इससे पहले भी कराची था, तब उन्होंने किया। और उन्होंने फिर ये साजिश उस वक्त शुरू की जब हुर्र मूवमेंट शुरू हुई। तो हुर्रों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत बगावत की। पीर सबकतुल्लाह शाह राशिदी उर्फ सोरे बादशाह, जो पीर साहब पगारा के वाले साहब थे, बहरहाल उन्होंने बड़ी जंग लड़ी। अंग्रेज़ सरकार ने उनको सज़ा देने के लिए सिंध में जो है मुखबर जो है ना वो अपने उतारे, और मुख्तलफ जैसे पंजाब था, बलूचिस्तान था, इस तरह से मुख्तलफ और आबादियों को बसाना शुरू किया। और इस तरह से इन्होंने जमराऊ कैनाल की कंस्ट्रक्शन के आड़ में सिंध में गैर लोगों को आबाद करना शुरू किया, ताकि वो जो अंदर उनका ज़ोर था वो तोड़ सकें सांगड़ में और इस जगह पे, और पता लगा सकें कि ये सोरे बादशाह कहाँ है। तो इस तरह से सिंध में अंग्रेज़ों ने रास्ता दिया गैर मकामी लोगों को आबाद करने के लिए। सेटलर उन्होंने लाए, लेकिन वो सेटलर जब सिंध में आए तो उन्होंने सिंधी ज़बान सीखी। सिंध के जो दूसरे बाशिंदे थे उनके साथ मेल जोल हो गई, और बहरहाल फिर जो है सोरे बादशाह को फांसी पे चढ़ाया गया और उनकी लाश गायब कर दी गई। इसके नतीजे में सिंध में जब एक आज़ादी मांगना शुरू की, तो सिंध की आज़ादी जब का मूवमेंट तो 1901 या 1902 से सियासतदान जो हमारे थे उस वक्त के जो रहनुमा थे उन्होंने सोचना शुरू किया कि हम बम्बई से अलग हो जाएं। बिलाकर उनको 1936 में आज़ादी मिली और सिंध असेंबली की भी क़याम जो है बुनियाद रखी गई। फिर हुकूमतें बनती गईं, तुड़ती गईं, और फिर सखर में वाक़या हुआ मंजिलगाह में, जिसमें 165 हिंदुओं को मारा गया। इस तरह से एक फसादात की शुरुआत की गई। लेकिन असल जो मकसद था अंग्रेज़ों का वो ये था कि सिंध को ऐसी सज़ा दे के जाएँ जिसमें कभी भी सिंधी जो है ना अक्सरियत में न रहे। ये उनकी पार्टीशन से पहले भी थी, और बिल्कुल इसलिए भी थी कि सिंधियों ने जब ये मुतालबा किया कि हमें अलग रियासत चाहिए, और फिर कायदे आज़म साहब से मिलकर, और उन्होंने साईं जी एम सैयद ने और दीगर गुलाम मोहम्मद भुरगड़ी और दीगर ने जब ये कहा कि हमें एक मुस्लिम मेजॉरिटी का अपना सूबा चाहिए, हमें अपनी मुल्क चाहिए, तो उनके लिए भी कोई असेंबली नहीं थी जो करारदाद पास करे। तो सारी जो मूवमेंट थी, सब कुछ था, वो सिंध के अंदर ही हुआ, और सिंध असेंबली ने बिल आकर ये करारदाद पास की, जिसके नतीजे में पाकिस्तान खड़ा हुआ। ये आम सी बात है। अब इस पर जो है वो लोग अलग अलग बातें करेंगे। इससे पहले जितने भी कराची म्यूनसिपलिटी कारपोरेशन जितनी रही हैं, उनके चेयरमैन या उनके जो मेयर थे वो कौन थे, बोर्डों को जाके चेक करें, सारा पता लग जाएगा। और एक ऐसा ज़माना था, सिंध इतना शाहकार था कि केटी बंदर की जो क्या कहेंगे कि म्यूनसिपलिटी थी, या वहाँ का जो एक इदारा था बल्दियात का, उन्होंने कराची को फंडिंग की किसी ज़माने में। ये हिस्ट्री है। और केटी बंदर बहुत बड़ा एक शाहूकार हमारा इलाका था। बहरहाल वो नज़र लगी सिंध में। 1947 में जब बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के बाद क्या हुआ कि जितने भी पंजाब और उसके अतराफ़ के जो लोग थे उन्होंने पंजाब की तरफ रुख किया, पंजाब में आके बस गए, क्योंकि ज़बान कल्चर एक था। लेकिन यूपी, सीपी, दिल्ली और इधर से जो वो लोग थे, कुछ तो वो थे जो आम उर्दू स्पीकिंग थे, जिनको अपने वतन से मोहब्बत थी, नए वतन में जा रहे थे, नए ख्वाब लेके जा रहे थे, उनको कोई ये प्रॉब्लम नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ मिलेंगे, इनको नहीं था। लेकिन एक प्लानिंग के तहत एक बड़ी साजिश थी पीछे कि किस तरह से कहाँ जाके ज़्यादा आबादी को बसाना है और किन लोगों को वहाँ से उठाना है। पंजाब के अंदर हंगामे हुए, लेकिन सिंध में कोई हंगामे नहीं हुए। सिंध में पीसफुल सब कुछ चल रहा था। जब भाई आए लाहौर में, तो उनको कहा कि पाकिस्तान आगे है। ये हमारे बड़ों की हिस्ट्री है, सब कुछ है, मैं उसमें कोई बढ़ावा नहीं कर रहा।
लेकिन वो जो आम उर्दू स्पीकिंग थे वो मुख्तलिफ शहरों में चले गए, हर जगह गए, सिंधियों ने उनको अपना घर दिए, उनमें हिंदू भी थे हमारे सिंधी। अच्छा, सिंध में एक कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि सिंधी हैं कौन से। सिंधी, असल सिंधी जो है वो असल एक तो हिंदू थे, दूसरे समाट होते हैं जिनमें 7 सिंधी जो ज़बानें हैं, मतलब सिंधी बरादरियाँ हैं जो असल सिंधी हैं। हम हैं दूसरे, हम सब मिक्सर हैं, लेकिन हमने सदियों से इस सरजमीन पर रहे, तो इसलिए हम सिंध की सरजमीन को अपनी माँ कहते हैं, अपनी धरती कहते हैं। और हमें अपने वतन की जो है ना कदर है, क्योंकि ये वतन आप प्लॉट पे नहीं बना सकते, कब्ज़ा करके आप सोसाइटी बना सकते हो, आप अपना सूबा, अपना वतन, अपनी धरती नहीं बना सकते हो। तो ये वतन जो है वो आपको अल्लाह ने दिए हैं, तो इसलिए उसका कदर करना चाहिए। हम भी मिक्स नस्ली तौर पर देखें तो हमारे बड़े भी मुख्तलिफ जगहों से हिजरत करके आए। जब 1947 में ये हिजरत हुई तो सबसे ज़्यादा जो यूपी, सीपी और दिल्ली के जो लोग मुहाजिर थे जिनको हिजरत करके आए, उनको आगे भेज दिया गया और उनको कराची का रास्ता दिखाया गया। और कराची में वो आए तो वहाँ कोई ऐसा मसला नहीं था, पूरी गवर्नमेंट, हर इदारे उनकी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उनमें वो लोग थे जिन्होंने ये सारा फितना फैलाना था, जंग करवानी थी, तो 1948 में हंगामे शुरू हुए। अच्छा, 48 में जब हंगामे शुरू हुए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस था, जब हफ्ते में 4000 रिफ्यूजी आते थे तो उसकी जगह पे 20,000 हो गए महीने के अंदर। मतलब इतने ज़्यादा बढ़ते गए कि उनको रोकने की कोशिश की गई कि भाई आप अगर पाकिस्तान बना है तो 4 सूबों में जो दूसरे रियासतें हैं उनमें भी भेजो ना, सबको सब आप क्यों कराची में भेज रहे हो, सबको आप हमारे सूबे के अंदर क्यों आबाद कर रहे हो। तो आप अगर मुल्क बनाए तो सबके लिए, लेकिन ये तो नहीं है कि आप किसी एक सूबे के अंदर सबको रखें। उस पर जो है लियाकत अली खान साहब ने और सब ने जो भी एक माइंड बनाया हुआ था कि करना क्या है, वो पूरा वो सिस्टम चला। और उसमें ऐसे लोग भी थे जिनको फितने, फसाद और उसके लिए इधर लाया गया, और जिसमें अहम जो किरदार नफ़रत फैलाने का था वो जंग अखबार और डॉन ने शुरू किया। ये वो अखबारें थीं जिन्होंने सिंधियों की तजलील करना शुरू की। उर्दू स्पीकिंग का एक जो मखसूस तबका था जिनमें नफ़रत फैलाने की कोशिश की गई। एक बात इसमें किताब में लिखी हुई है जो मेरी लिखी हुई नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड की एक बड़ी रिसर्च के बाद लिखी गई। उन्होंने कहा कि जो पंजाब में मुहाजिरीन आए वो पंजाबी स्पीकिंग ज़्यादा थे, तो इसलिए वहाँ इतना मसला नहीं हुआ। लेकिन सिंध में जब ये आए तो सिंधियों का कल्चर और जो उर्दू स्पीकिंग वहाँ से आए उनके कल्चर में टोटली डिफरेंस था, और ये बात उनको भी पता थी। तो ज़बान के फ़र्क की वजह से प्रॉब्लम होना शुरू हुए कि कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सिंध में ऑफिशियल लैंग्वेज सिंधी थी, सिंध में सरकारी दफ्तरों में सिंधी रस्मुल ख़त था। तो मैं इसको अभी मुख्तसर करूँगा, इस पर लंबा चले जाएंगे। तो वो जो 1948 से हंगामे फूटने का एक साजिश हुई, तो उसमें जंग अखबार ने इतना बड़ा घटिया किरदार अदा किया कि सिंधियों को उन्होंने कार्टून छाप छाप के सिंधियों की तजलील शुरू की कि लेज़ी लोग हैं, गद्दे पे आते हैं। अब जब देखें जहर आप किसी नस्ल में फेंकेंगे तो मीडिया ही काम करती है, अफवाहें करती हैं। तो उस वक्त अगर ये सिंधी लेज़ी भी थे, काम नहीं करते थे, तो ये पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट किसकी थी? कराची में ये सिंधियों की जो आबादियाँ थी ये किसकी थी? और इसके साथ सिंध में मईशत ज़रायत हो रही थी, तो वो कौन कर रहा था? वो आपका बाप तो नहीं कर रहा था। आज भी अगर सिंध की ज़रायत हो रही है तो सिंधी कर रहे हैं ना, आप तो नहीं कर रहे हो। जहाँ जंग अखबार छोड़ के मीर शकील रहमान, मीर खलील रहमान जाके वहाँ कपास की चुनाई करते थे और राइस बेल्ट में जाके जो है वो रोंबे करते थे, ये तो नहीं कर रहे थे ना, सिंधी करते हैं। अब उनका अपना उठना बैठना कल्चर है, उस पर आपको पसंद नहीं है। तो एक मखसूस तबके में एक सुपीरियरिटी का ना आया कि हम जो है बहुत ऊंचे लोग हैं, ये जहाँ हम आए हैं ना जिनकी सरजमीन में, ये घटिया लोग हैं। और ये किरदार सारे का सारा आम उर्दू स्पीकिंग ने नहीं किया। जो जैकबाबाद में बसा, जो कंबर में बसा, जो लाड़काना में बसा, जो मीरपुर में बसा, कहीं भी जो छोटे छोटे शहरों में उर्दू स्पीकिंग है, उनके जहन में ये चीज़ नहीं आई। लेकिन क्योंकि एक प्लान था पूरा कि कराची में हमें कंट्रोल करना है, कराची से हिंदुओं को भगाना है, तो हिंदुओं की कराची में पार्टीशन के टाइम पर 56 या 52 या 56% आबादी थी। और उनको जो है ना इन्होंने इतना तंग किया, 1948 में जब हंगामे हुए तो उनकी आबादी फ़ौरन ड्राप होके 4 से 2% पे आ गई। सिंधी हिंदुओं को भगाया गया जिन पे मईशत इन्हिसार करती थी, जिनका ट्रेड होता था, कराची पोर्ट, बम्बई पोर्ट और दीगर जो और इंडिया के पोर्ट थे वो सारे कनेक्ट होते थे।
और इस तरह से इस सारी साजिश के पीछे जो लोग भी थे, बिकौल इस तारीखदानों के, उन्होंने सिंधी और उर्दू का गैप ख़त्म करने के बजाय और अखबारों के ज़रिए सिंध हुकूमत पर और उसको अपने उर्दू स्पीकिंग जो लोग थे उनके माइंड तब्दील करना शुरू किए। अब मैं आगे चल के बताता हूँ कि कौन से उर्दू स्पीकिंग ऐसे लोग थे जिन्होंने सिंध के मुकदमे लड़े, सिंध में खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन एक नफ़रत की दीवार इन अखबारों ने बनाना शुरू कर दी। और इस दौरान फिर जब भुट्टो का ज़माना आया, मैं मज़ीद नहीं जाना चाह रहा वरना ये हिस्ट्री की पूरी किताब अलग हो जाएगी, तो भुट्टो साहब ने सिंधी का जो है वो लैंग्वेज का किया, क्योंकि हमें अपने सिंधी अदीबों के मुताबिक, सिंध के दानिश्वरों के मुताबिक हमें अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को प्रोटेक्ट करने का राइट था। और हमने इस शर्त पे तो पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए थे कि आप आएंगे तो आप जो आप कहेंगे वही होगा। हम यहाँ पहले बैठे हुए हैं, हमारी ज़बानें हैं, हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, आपको पसंद है नहीं है तो आप नहीं आते या फिर आप कहीं और चले जाते। अब आप आके हमें जो लोग हैं वो कह रहे हो कि हमारे हिसाब से जीना शुरू करो, तो ये तो दुनिया के किसी भी हिजरत में नहीं होता। और जब ये हिजरत हुई तो उसमें भी जो गवर्नमेंट ने असला एक इस्तेमाल किया वो मज़हब का किया। भाई ये हिजरत जो है वो हुजूर सल्लम ने भी की थी, ये थी, तो सिंधी जो थे वो मजहबी तौर पे बड़े लगाव रखते थे, तो उन्होंने इस हिजरत को भी कबूल किया। जो असल मसला आ रहा था वो कराची, हैदराबाद और इन शहरों में था, जहां इनको जानबूझकर ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की गई। उसूली तौर पर जब माइग्रेशन हुई तो जितने भी रिफ्यूजी आए थे उनको चारों सूबों में या जिन जिन इलाकों में तकसीम किया जाता, वहाँ की प्रॉपर्टी भी उनके हवाले होती, जहाँ जहाँ भी ख़त्म हुई। लेकिन सबके सबको सिंध में लाने का मकसद सिर्फ ये था कि सिंध को ऐसी सज़ा दी जाए कि आगे ये आबादियाँ आपस में मिक्स ना हो, लड़ते रहें। मतलब ये चीज़ हुई ना, तो इसमें आम उर्दू स्पीकिंग ने सफ़र किया। फिर भुट्टो साहब ने ज़बान अपनी जो लैंग्वेज बिल था उसका इशू हुआ, तो उसमें भी कई लोग मारे गए, कई दिनों तक ये हंगामे फूट पड़े। कराची में चुन चुन के मारा जा रहा था, गाड़ियों के नंबर प्लेट तोड़ के उनके ऊपर उर्दू में लिखा जा रहा था। फिर वो उर्दू और सिंधी को किया गया इस तरह से। फिर जब भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम नाफिज किया और 22 ख़ानदानों से जो उन्होंने ले ली अपनी मईशत वगैरह, जो इंडस्ट्रीज़ थी जो ये काबिज़ थे, मतलब उनको जब कंट्रोल में लिया, तो कहने का मकसद ये कि वहाँ से ये सारी साजिश, जो जितना भी जहर आम उर्दू स्पीकिंग के जहन में डालने की कोशिश की गई, उन चंद लोगों ने की जो उस कॉन्स्पिरेंसी का, उस साजिश का हिस्सा थे। आम उर्दू स्पीकिंग को कोई खबर नहीं थी कि क्या हो रहा था। अब आते हैं लैंग्वेज का मसला। तो बिकोल एच खानदादा साहब ने बताया कि जो पहला झगड़ा हुआ उर्दू स्पीकिंग के दरमियान गाँव में, वो शायद टंडो जाम या कहीं, वो हुआ था लैंग्वेज के मामले पे। अब जहाँ सिंधी रह रहे थे वो क्या करते हैं, जो लकड़ियों का बाड़ा होता है ना, जो दीवार के तौर पर यूज़ होता है, उसको वो लोढ़ा बोलते हैं, लोढ़ा, ठीक है ना। उर्दू स्पीकिंग ने उनको गलत समझा कि आप इसको कैसे बोल रहे हो, ये आप गाली दे रहे हो। उन्होंने कहा भाई ये हमारा लोढ़ा है, लोढ़ा। अब अब देखें, चीनी में जो चीनी है ना उसको चाइनीज़ ज़बान में खांड बोलते हैं और सिंधी में खंड बोलते हैं। अब वो हर किसी की ज़बान अलग है। अगर यही चीज़ पंजाब में होती तो पंजाबियों की ज़बान एक जैसी थी तो मसला नहीं था। तो वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, कई लोग ज़ख्मी हुए और इस तरह से एक ज़बान में जो न समझने की वजह से, एक अलग कल्चर होने की वजह से, अलग उठना बैठना होने की वजह से ये पूरा फितना शुरू हुआ। और इसमें जो अखबारों का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो जंग का घटिया तरीन इसमें किरदार था। उर्दू का जनाजा निकलेगा बड़ा धूम के साथ, ये वो, उसमें अदीब भी कुछ शामिल हो गए, जो आम उर्दू स्पीकिंग की मैं बात नहीं कर रहा। अब मुझे ये बताएं, सिंध के अदीब, दानिश्वर और राइटर्स और ये सारे कहते हैं कि क्या ऐसा होता है कि आप माइग्रेशन किसी कंट्री के लिए करें और उस कंट्री में सिर्फ एक जगह पे जाके आप बैठ जाएं और वहाँ के लोगों को आप कहें कि हमारी मर्ज़ी से जीना शुरू करो। ये सारा मामला वहाँ से शुरू हुआ। फिर एम क्यू एम बनी तो अल्ताफ़ हुसैन साहब लीडर बनते गए तो 92 में वो चले गए लंदन, हंगामे हो गए, पक्का किला साना होगा, सहरिश नगर बन गया। तो वन साइडेड जो उर्दू मीडिया थी वो अपने लोगों को वन साइडेड स्टोरीज़ बताती थी, सिंधी मीडिया अलग बताती थी। और सिंध की जो अखबारें थीं वो उर्दू स्पीकिंग लोग पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन सिंधियों को ये फ़ायदा था कि वो उर्दू भी पढ़ लेते थे। अब इसमें क्या हुआ कि ये जितने भी हंगामे और सब हुआ उसमें यही वन साइडेड जितना भी
प्रोपेगेंडा था वो सिंधियों के खिलाफ होता गया, और दूसरा वर्जन उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। अब ये कम्युनिकेशन गैप था, आज तो सोशल मीडिया है, सब कुछ देख रहे हैं। तो इस तरह से नफ़रतें बढ़ती गईं। एमक्यूएम ने सिंधियों को मारना शुरू किया, पठानों को मारना शुरू किया, कराची में हंगामे हो गए, फिर वो जो वाक़यात वहाँ हुए कुछ, तो इस तरह से एक कराची खौफ का मरकज़ बनता गया। वो कराची जो जिनकी दीवारों पर आप जाके तारीखें देखें तो आपको पता लग जाएगा, हिंदुओं को वहाँ से खाली कराया गया। और अब आते हैं अल्ताफ़ हुसैन के उरूज और फिर ज़वाल की बात करते हैं। तो अल्ताफ़ साहब को अल्लाह ने इतनी ताकत दी। जब मैं लास्ट टाइम पीर पगारा साहब से बार बार सवाल कर रहा था, उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन को अल्लाह ने कुन फ़यकून की ताकत दी और मांगता क्या, कराची हैदराबाद, कराची हैदराबाद। तो पता नहीं क्यों उस दिन पीर साहब पगारा मेरी हर सवाल के जवाब दे रहे थे, और एक सहाफ़ी को उसने झाड़ भी पिला दी, सिर्फ इसलिए कि मैं उनसे ऐसे सवाल कर रहा था जो उनको शायद पसंद आ रहे थे कि ये पूछे मुझसे। और फिर उसके बाद वो फिर कभी भी इस दुनिया में रहे ही नहीं, और कभी भी उन्होंने कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो कहने का मकसद ये कि सिंधियों के अपने दुख हैं, उर्दू स्पीकिंग के अपने दुख हैं, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो पार्टी का एक उरूज था, उसमें पहले तो मिडिल क्लास के नाम से, उर्दू स्पीकिंग के हुकूक के नाम से, सूबा लेने के नाम से, ये सारा जो फितना था ये एजेंसियों का क्रिएट किया हुआ था। अच्छा, एजेंसियों ने जब देखा कि जीएम सैयद ने सिंधु देश का नारा लगाया तो उसके अगेंस्ट उर्दू स्पीकिंग को खड़ा कर दिया। फिर जब देखा उर्दू स्पीकिंग की ये जमात मजबूत हो रही है तो उसके सामने हकीकी खड़ी कर दी। तो इस तरह से अल्ताफ़ हुसैन ने अपने उर्दू स्पीकिंग लोगों को भी नहीं बख्शा। मुझे याद है जब हम लांडी में एमक्यूएम हकीकी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते थे तो हमें वो खौफ के आलम में लेके जाते थे, गाड़ियाँ बदल बदल के, और सिर्फ ये रहता था कि भाई तुम अल्लाह खैर से आपको बचाए। रेकी होती थी, मोटरसाइकिलों पर लड़के आगे पीछे चलते थे, तब हम जाके एमक्यूएम हकीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते थे। अब मैं मज़ीद पीछे नहीं जाना चाह रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने ज़्यादती की किसने नहीं की होगी, इधर से भी हुई होगी उधर से भी हुई होगी, लेकिन मैं आखिर में आके क्लियर करूँगा कि असल इशू क्या है। अल्ताफ़ हुसैन भाई साहब का ये रहा कि उसको जब ताकत मिली तो ताकत का नशा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एक तो उनके पास जी सर, यस सर वाले लोग आ गए, फिर वो लंदन में रह गए तो टेलीफोन की तार आ गई। टेलीफोन की तार आ गई तो नीचे से जो रिपोर्टिंग हो रही थी वो उसके हिसाब से चलते रहे। फिर उन्होंने अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया, तौबा नौज़बिल्ला। उनके पास पावर आ गया, जब चाहें कराची को बंद करें, जब चाहें उसको खोलें, जब चाहें हुकूमतें गिराएं। लेकिन उनकी कंफर्ट तब शुरू हुई जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में आते हैं। अब वो उनको भी उर्दू स्पीकिंग बना के, और उनके साथ जब इनकी इक्वेशन बनना शुरू होती है और तारीख़ का तवील तरीन गवर्नर ये बनवाते हैं इशरत लिबाद को, तब इन्होंने एमक्यूएम हकीकी का मरकज़ जो उनको भी बिल्डोज कर दिया। एमक्यूएम हकीकी के कारकुनान को भी मारना शुरू किया, उन्होंने भी रिटेलिएशन में इनके मारना शुरू किए। फिर इस दौरान सिंधियों की टोपी पहनकर कराची में दाखिले बंद हो गए, लेकिन फिर भी लोग आते थे, कोई आबादी हटती नहीं थी। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब को ये लग रहा था कि सेंट्रली सारा कराची सारा उनका है। उसी कराची में सिंधियों के घर भी हैं, पंजाबियों के भी हैं, कश्मीरियों के भी हैं, बिजनेसेस भी सबके हैं, सिनेमाज भी सबके थे। मगर उनकी जो जंग अखबार या जो मीडिया में जो लोग उनके ऐसे फितना फैलाने वाले बैठे थे, वो इतनी हाइप क्रिएट कर देते थे कि सिर्फ स्टोरी इनकी आती थी, दूसरी साइड की तो दूसरे को तो ये इंसान समझते ही नहीं थे। जैसे कि पहले इनके कार्टून हमारे सिंध के छापे गए, लोगों को अच्छा सिंधियों को मतलब मज़ाया किरदार बना के पेश किया गया, घटिया किरदार बना के पेश किया। ये सब इसलिए हुआ कि एक कम्युनिकेशन इतना गैप आ गया कि उर्दू स्पीकिंग और सिंधी आपस में एक हो न पाए। अच्छा, ये सारा किरदार उन्हीं लोगों का था जो आज इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, आज दूसरों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। इस दौरान अल्ताफ़ हुसैन की ताकत जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में दुगनी तुगनी और उससे ऊपर चली गई, तो वो कहते थे दिन में बारिश हो रही है तो लोग कहते थे बारिश हो रही है, तो वो कहते थे शाम हो गई है, जी भाई शाम हो गई है। वो कहते थे आज कराची में ये हो गया, जी भाई ये हो गया। तो इस तरह से इन लोगों में वो लोग रहे ही नहीं जो अल्ताफ़ हुसैन को असल तस्वीर बता सकें। मैंने कई अल्ताफ़ हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंसें अटेंड की। जब इसने फर्स्ट टाइम सिंध ये ऐलान किया जीएसएन कौमी महाज बशीर कुरैशी के साथ कि भाई अब जो है हम सिंधी और उर्दू स्पीकिंग आपस में भाई भाई बनेंगे, आगे चलेंगे, और
एक दूसरे की कदर करेंगे, रिश्तेदारियां होंगी। तो इसको इतना वेलकम किया गया कि बहुत सारे सिंधी कौम पर जमातों ने इस पर तनकीद की, लेकिन बशीर कुरैशी साहब ने इनको वेलकम किया। और बशीर कुरैशी की वजह से MKM के यूनिट छोटे छोटे गांव गोठों में भी खुलने शुरू हो गए, और इनके भी जो है कराची के मुख्तलिफ जगहों पे इनकी भी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। वरना वो गुलशन हदीद था, मलिर था, वो तो ऑलरेडी आप तारीख जाके पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ तो वैसे ही सिंधी थे, जोख्यो थे, बुरफत थे, आप उनको कहाँ लेके जाते। तो इस तरह से एक खलीज थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन वही कौल और फेल का तजाद आ गया। भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब बात एक करते थे, फिर पीछ पीछ छुरा, फिर इधर से बात होती थी, वो अलग होते थे, वो सिंधु देश के हामी, ये कभी फेडरेशन से मिल जाते हैं, कभी गवर्नर की उस पर मिल जाते हैं। इस तरह से बहरहाल इन्होंने जब इशरत लिबाद आ गया तो इशरत लिबाद के ज़माने में भी बहुत कुछ हुआ। फारूक सत्तार का नाम था, फिर आफ्ताब जो थे अहमद साहब, उनका नाम थे, होम मिनिस्टर, ये वो सब इनके बन गए, इनके पास पावर आ गई। तो इन्होंने देखा कि अब हमें थोड़ा सॉफ्ट इमेज रखना है। इस दौरान ये ठीक रहे। जैसे ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है वो शहादत होती है, हंगामे होते हैं, तो ये फिर रोना शुरू करते हैं। फिर आपने उस दौरान देखा, इससे पहले कि कराची के अंदर परवेज़ मुशर्रफ मुक्का दिखा के चौधरी इफ्तिखार को आने नहीं दे रहा, तो यही लोग थे, वसीम अख्तर और दीगर, के हम आपको आने नहीं देंगे। इन्होंने अपनी ताकत को मिसयूज़ किया। अल्लाह ने इनको जितनी ताकत और इज़्ज़त दी, ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और सिर्फ इस खाम ख्याली में थे कि दुनिया में अजीम तरीन हम हैं, बाकी सब के सब जो है ना इस मुल्क में चने बेचने आए हैं। इस दौरान इन्होंने अपने उर्दू स्पीकिंग को कत्ल किए, मरवाया, अपने कारकुनों को मरवाया, अपने उर्दू स्पीकिंग भाइयों को, उनको इतनी नफ़रत फैलाई कि वो किसी सिंधी से हाथ मिलाते डर रहे थे, किसी कश्मीरी के साथ हाथ मिलाते डर रहे थे, किसी पंजाबी से मिलते हुए डर रहे थे, और पठान से मिलते डर रहे थे। उन्होंने मतलब सारी कौमियतों के साथ मसला किया। तो आगे चल के फिर और भी फोर्सेस बनना शुरू हो गई। अब आते हैं 2008 से लेकर अब तक या 2013 तक, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है, ये फ़ौरन अलहाक कर देते हैं। जैसे अभी ऐलान किया गया हम नवाज शरीफ को वोट देंगे, मतलब ये 24 घंटे इस्टेब्लिशमेंट के उसमें थे, हर किसी को सर मत्था टिकाना है 90 पे। अल्ताफ़ हुसैन मिडिल क्लास के लोग हैं, भाई मिडिल क्लास के लोग हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो मिडिल क्लास में ये तो नहीं है कि आपका जब कोई अफसर ट्रांसफ़र हो जाए कराची बंद कर दो, थोड़ी सी बात हो हंगामे शुरू कर दो, पेट्रोल पंप उर्दू स्पीकिंग का भी बंद हो रहा है तो सिंधी का भी बंद हो रहा है, तो पठान का भी हो रहा है, पंजाबी का। मतलब आप पूरी तारीख उठा के देखो, इनके अतराफ में वो टोला था जिसने आम उर्दू स्पीकिंग को तरक्की करने नहीं दी, आम सिंधी को आगे बढ़ने नहीं दिया, और नफ़रतें फैलाना शुरू कर दी। अब इस पर इतने मैं तो हैरान होता हूँ कि सफ़ेद बाल रखने वाले ऐसे लोग भी हैं जो बहस करते करते कभी ऐसे अल्फाज बोलते हैं, सिंधी तो ऐसे होते हैं। मतलब जिन लोगों ने घर बार अपनी सब कुर्बान कर दिए, उन लोगों को ऐसी तारीख पढ़ा दी और अपने बच्चों को इस तरह से उन्होंने ट्रीट किया कि वो समझते हैं कि भाई सिंधी तो जानवर हैं, सिंधी ये हैं, सिंधी वो हैं, सिंधी 3 शादियां करते हैं, सिंधी जो है वो घटिया कौम होती हैं, अयाश परस्त होते हैं, वगैरह वगैरह। इन्होंने वडेरे ये होते हैं, सरदार ये होते हैं। अब सरदारों को भी अंग्रेज़ों ने बनाया था, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा कि सरदार बेसिकली क्यों पैदा हुआ सिंध के अंदर। कबायली थे, होते थे, लेकिन ये नाम ख़राब नहीं है, सरदार वडेरा ये कोई नाम ख़राब नहीं है भाई। हमारी मर्जी है ना, हम किसी को क्या बोले, आपका उस नाम से क्या मसला है। हम सरदारों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन सरदारों को जो उनके करतूत हैं वो किसने बनाए, वो सब के सब टाउट हैं। तो अब मकसद ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की पास इतनी क़ुव्वत आ गई 2008 से लेकर 2013 तक, जब चाहें रात को MPs अपने को खड़ा कर दें, रात को चैनलों को फ़ोन करें, ये खबर क्यों चलाई, फिर कभी आए वो मैं जा रहा हूँ, मैं बस हड़ताल कर रहा हूँ, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, आगे से लोग बैठे नहीं अल्ताफ़ भाई ऐसे मत करना, अल्ताफ़ भाई ऐसे मत करना, अल्ताफ़ भाई। मतलब एक लीडर, एक उर्दू स्पीकिंग जिनको मिडिल क्लास का, उसके रोज़ ड्रामे ख़त्म ही नहीं हो रहे। कभी कह रहा मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, कभी पार्टी छोड़ रहा हूँ, कभी आ रहा हूँ, कभी जा रहा हूँ, कभी हड़ताल करो, कभी उनके साथ इतने सारे मसले हो गए। अब ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें क्या हुआ कि जो नुकसान हुआ ना, वो आम उर्दू स्पीकिंग के ऊपर, जो पहले तो इनको बोला कि हम सूबा लेके देंगे, फिर बोला हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई, फिर कहा नौकरियाँ नहीं आई, फिर कहा कोटा सिस्टम है। भाई कोटा सिस्टम अर्बन रूरल का हुआ तो अर्बन में सिर्फ आप तो नहीं थे,
अर्बन में वो सिंधी भी मुतासर हुआ, पंजाबी भी हुआ, पख्तून भी हुआ, सब हुआ। और दूसरा ये सोचें कि हर सूबे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 कौमें हैं, मतलब पंजाब है तो सराइकी हैं, पंजाबी हैं, बलूचिस्तान है तो पख्तून है और बलोच हैं, वहाँ भी वही कानून है कि सीएम भाई बलोच बनेगा, गवर्नर कोई भी बनेगा। पंजाब में भी पंजाबी बनेगा और गवर्नर उनका ही बनता है, पंजाबियों का, मतलब सबसे ज़्यादा पंजाब को फ़ायदा हुआ पाकिस्तान बनने का। पख्तूनख्वा में भी इस तरह से हज़ारेवाल भी हैं और वो भी हैं, लेकिन पख्तून बनेगा। तो ये तो इंडिजीनियस राइट होते हैं हर किसी के कि वो अपने मुल्क के, अपने सूबे का बनाएं। यहाँ इनका ये था कि हम जो है ना जो करें वही करें, मतलब मुस्तफ़ा कमाल की बात करें। ये इल्ज़ाम मैंने नहीं लगाया, मुस्तफ़ा कमाल की वीडियोज़ उठा के देखें कि मुस्तफ़ा कमाल, जिसको अल्ताफ़ हुसैन ने पहले कहा कि दुनिया का दूसरा नंबर मेयर, तो जमायत इस्लामी ने सारे शहर में चॉकिंग शुरू कर दी कि 2 नंबर नाज़िम 2 नंबर मेयर, तो भाई उसका नाम चेंज करके फिर रखा गया दुनिया का तीसरे नंबर पे जो है ना बेहतरीन नाज़िम करार दिया गया। मतलब ये कैटेगरीज भी खुद करते थे, अवार्ड भी खुद देते थे, सब कुछ खुद करते थे। इनके मिनिस्ट्रों में, विचारों में जब आते थे तो ऐसे लगते थे जैसे ट्रक ड्राइवर हों, रात के आंखें सूजी हुई, उठ नहीं पाएँ, कभी दीवार की तरफ मुंह करें, कभी इधर करें, कभी उधर करें। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास जो अल्लाह ने एक इतना मौका दिया कि वो 2 कौमों को, 2 ज़बानों वालों को मिला के, एक मिक्स करके और एक सिंध को खूबसूरत बनाए, और वहाँ ये हड़तालें, धरने, फसादात न करवाएं। वो जब बेचारे का मूड बने हड़ताल कर दो। अच्छा भाई, अब ये कहेंगे हमने नहीं किया, भाई आपने नहीं किया, हमने भी सारा देखा हुआ है ना। मैंने तो शोएब साहब को भी बोला था जब ये हंगामे दिखा रहा था बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे, तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा अल्ताफ़ हुसैन की गिरफ्तारी पे कोई 150 लोग मारे गए थे, ये तो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, अब आपको दुख हो रहा है। मतलब हम करें तो सही है, दूसरे करें तो नहीं। भाई बुनियाद आपने डाली थी हंगामों की, जलाओ घेराव की, धरनों की, मारपीट की, मिलिटेंसी की, तो किसने रखा? कोई सिंधियों के पास तो इतना असला ही नहीं था, हम तो अपनी जान बचाने में पूरे थे। तो जब आपने बुनियाद डाली तो फिर आप करें तो ठीक है, दूसरे करें तो रोना शुरू। तो उस पर वो मेरे से नाराज़ हो गए थे जब हमें कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया घुमा रहे थे। मैंने कहा देखें इधर लीडर कत्ल हुई है, आपका तो सिर्फ बंदा अरेस्ट हुआ था, तो आप इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो? आपको तो, आपने तो ये बुनियाद रखी है, भुगतो। तो एनीवे ये एक तो सवाल किसी सहाफ़ी से लेते नहीं थे। फिर वो एक होता है ना, जब हुक्मरानी होती है, जब आपके पास पावर होता है, तो आप येस मैन हो जाते हो। बस येस मैन वाले ही दुश्मन होते हैं। तो एनीवे अल्ताफ़ हुसैन का ये जो 2008 से लेकर 2013 का पीरियड था, ये सिर्फ़ और सिर्फ जलाओ घेराव, झगड़ों का और रहमान मलिक का आनी जानियाँ होती थी। हम बस घर में बैठते थे, भाई हड़ताल हो गई, 4-4 दिन पेट्रोल नहीं है, 5-5 दिन तक शहरें बंद। हालांकि पीपल्स पार्टी इनके पास मतलब हाथ जोड़ के खड़ी होती थी कि भाई मांगो, खाओ, खुद भी हमें भी खिलाओ, मिलके सूबे को लूटते हैं, मुल्क को लूटते हैं। लेकिन इनको जैसे ही वो ऊपर वाली सरकार को इशारा दे तो ये इनको डंडा दे दें। ऑल टाइम रेडी नहीं होते हैं जब कोई किसी भी फितने के लिए। इनको उस बड़ी सरकार ने हमेशा यूज़ किया कि इनके साथ मिलना है, इनके साथ नहीं मिलना है, इधर जाना है, इतना। जब इस चक्कर में रहे तो जो MQM बनने का मकसद था वो सारे का सारा ख़त्म हो गया। इन्होंने अपने उर्दू स्पीकिंग को सुहाने ख्वाब दिखाए, और इन्होंने जो जिन जिन हीरोज़ इनके बनने थे, इन पर इस्टेब्लिशमेंट ने क्या इल्ज़ामात लगाई। भाई सोलत मिर्ज़ा इन्होंने बनाया, कनकटा इन्होंने बनाया, कामरान माधुरी इन्होंने बनाया, और बहुत कुछ। मुझे याद है कि जब कामरान माधुरी ने अटैक किया कमांडोज़ पर कोरंगी में, तो उस वक्त क्या हुआ कि कमांडोज़ की गाड़ी में कोई, मतलब जितने भी कोई सिंधी कमांडोज़ थे बेचारे मारे गए, कुछ उर्दू स्पीकिंग भी थे उसमें। तो गवर्नर इशरत इबाद के बार बार पुलिस अफसरान को फ़ोन जा रहे थे कि किसी भी सूरत में ये जो आपने बंदा पकड़ा है, ये पकड़ने की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं कभी शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। इसको रिहा करें, मतलब इसको छोड़ें। तो मेरे पास एक पुलिस का बड़ा अफसर आया, मैं साइड में खड़ा था, मैं इतना बड़ा नहीं था। उसने कहा यार एक ख़बर है, किसी तरह से ये लीक करनी है, मेहरबानी करो, हम पे बहुत प्रेशर है। मैंने कहा हुक्म करो। वो यूँ आए और जाए, और मुझे उसने 2-3 नाम दे दिए। वो स्टोरी मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पे। मैं उस वक्त टीवी में था। बहरहाल मैंने खबर दी कि कमांडोज़ पर हमला करने वाले लोगों की निशानदेही हो गई है, और
3 लोग जो है ना सिविल अस्पताल से गिरफ्तार कर लिए गए हैं ज़ख्मी हालत में। तो उस वक्त एमक्यूएम के एक बीटर टाइप का एक बड़ा घटिया किस्म का एक जर्नलिस्ट था जिसने एक्सप्रेस टीवी पे खबरें चलाई, ये लोग तो बड़े मासूम थे, ये लोगों ने अटैक नहीं किया, ये नहीं किया, बहुत वो थे, वो तो बेचारे खुद जख्मी होके आए। और फिर बाद में वही चीज़ साबित हुई कि ये जो कमांडोज पे अटैक था ये कामरान माधुरी ने किया। और जब ये खबर चली तो कामरान माधुरी की जो बीवी थी, वो बबली शायद नाम था, उन्होंने आके हमारी गाड़ी पर अटैक किया और मैं वहाँ से फिर निकल गया था। तो एनीवे ये इस तरह का जिनके हीरोज़ हबीब, मतलब ये जितने अदीब दानिश्वर होने चाहिए थे, जैसे सिंध में आप देखें दूल्हे दरिया खान, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, लाल शहबाज कलंदर, ये वो धरती है जहाँ जो भी आया है, जिसने उस धरती से वफा की वो कलंदर बन गया, और जिसने उस धरती से गद्दारी की वो फना हो गया। अरगून तनखानों पर, उनकी कब्रों पर कोई नहीं जाता। आज भी लियाकत अली खान जिसने साजिश की, जिन्होंने उर्दू स्पीकिंग और सिंधियों को लड़ाया, उनकी कब्रें खाली पड़ी हुई हैं, आप जाके देखें। लेकिन जिस भुट्टो को इन्होंने बदनाम किया, भुट्टो के खिलाफ जंग अखबार ने जो माहौल बनाया, भुट्टो यूं भुट्टो वो, आज उस भुट्टो के मज़ार पे लोग जाते हैं। भुट्टो की खामियां भी हैं, भुट्टो की अच्छाइयाँ भी हैं, और वो अच्छाइयाँ उर्दू स्पीकिंग के लिए भी हैं, मगर ये है कि कोई नहीं मानेगा। तो मैं इस अल्ताफ़ हुसैन के इस पूरे दौर को एक ऐसा दौर समझता हूँ, या जो हिस्ट्री ये किताब हैं सारे, मैं अभी इसका पब्लिसिटी नहीं करना चाह रहा, तो इस हिस्ट्री को मैं बता रहा हूँ, इन सर्च ऑफ लॉस्ट ग्लोरी। अल्ताफ़ हुसैन ने अपने पावर का मिसयूज़ किया। अल्ताफ़ हुसैन ने गरीब लोगों के घरों को उजाड़ा, जो उसकी पार्टी ने, मतलब मैं डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जो उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट लगाती रही, रियासत लगाती रही, पुलिस लगाती रही, उनके इवन ऑपरेशन में जो रहने वाले अफसरान थे वो मारे गए। उसके बाद इनकी जो फौजी कहीं खड़े होते थे उनको मार के चले जाते थे, तो सारे के सारे इल्ज़ाम तो इन पे लगते थे। फिर इनके अगेंस्ट लियारी वाले भी खड़े हो गए, जो गैंगवार के लोग भी थे वो भी आ गए। तो अब कहने का मकसद ये कि ये जो कराची को कंट्रोल करना, पूरे मुल्क को मफलूज बनाना, पूरे मुल्क की मईशत की धज्जियाँ उड़ाना, और जिस लीडर के अगर ये कहते हैं कि हम नहीं थे, हमने कुछ नहीं किया, तो भाई एक फ़ोन पे हंगामे और एक फ़ोन पे अमन हो जाता था। ये क्यों? तो जनरल राहिल शरीफ ने उनके दौर में, क्योंकि जो बनाते हैं ना उनको पता होता है कि कब बिगाड़ना है, तो जनरल राहिल शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में जितने इतने ऑपरेशंस के बावजूद ये चीज़ें नहीं हुई, उस वक्त उन्होंने सिर्फ एक फ़ैसला किया कि लाइन काटनी है। उन्होंने लाइन काटी। प्रेस क्लब के सामने से फारूक सत्तार को ठाकुर लेके जाता है, मैं गवाह हूँ, इनके लोगों को हम वहाँ बोलते थे कि इतना जुल्म मत करो, ये मानते नहीं थे। उस दौरान ठाकुर जिसको लेके जाते थे रेंजर्स वाले, दूसरे दिन वो आता था कि हमारा ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग अल्ताफ़ हुसैन के मुश्किल तरीन दौर में ऑपरेशन में नहीं झुके, जेलों में रहकर नहीं झुके, डंडे खा के नहीं झुके, वो रेंजर्स की 4-5 घंटों की हिरासत में अल्ताफ़ हुसैन से उन्होंने अलविदा किया। हालांकि अल्ताफ़ हुसैन का जो नारा था पाकिस्तान मुखालिफ, वो तो कोई पुरानी बात नहीं थी, वो तो हमेशा लगाते थे। कभी कहते इंडिया आ जाए मदद के लिए, कभी कहता पाकिस्तान तोड़ो, कभी कहता पाकिस्तान माँ है, कभी कहता था सिंध हमारी माँ है, और फिर सिंध को तोड़ो। अल्ताफ़ हुसैन साहब के कॉल और फॉल में इतना तजाद आ गया कि कोई उस पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और उनके जो वहाँ राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो लोग थे, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को इतना मिसगाइड किया कि तबाह किया, कि आखिर अल्ताफ़ हुसैन साहब बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी अनीस कायम खानी की और उसके साथ मुस्तफ़ा कमाल की, उसमें उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए कि भाई वो ये मसले हैं, ज़हनी मसले हैं, नशे के मसले वगैरह वगैरह, ये इल्ज़ाम में नहीं, आज भी टीवी पे पड़े हुए हैं। तो आपके अपने लोग, जिनको आपने दुनिया का बेहतरीन मेयर करार दिया, जिनको आपने अपना साथी बनाया, वही आज भी मैं बता रहा हूँ कि जो अनीस कायम खानी है, देखें उनको बेहतरीन सिंधी आती है। अगर अनीस कायम खानी किसी गांव में जाएगा तो अनीस कायम खानी को मसला नहीं होगा किसी से कम्युनिकेट करने में, लेकिन जहां ये मुस्तफ़ा कमाल जाएगा वहां उनको प्रॉब्लम आएगी। तो आपने सिर्फ कराची के चंद लोगों की वजह से या चंद एरियाज़ की वजह से आपने नौजवान उर्दू स्पीकिंग को, नई नस्ल को सिंधियों के साथ मिलने नहीं दिया।
उनके गांव गोठों को विज़िट करने नहीं दिया, उनको कल्चर समझने की इजाज़त नहीं दी। ऐसी नफ़रत खड़ी कर दी कि वो तो डाकू खड़े हैं, आगे तो चोर हैं, आगे तो कोई इंसान का बच्चा ही नहीं रहता। इस तरह से कर कर के इन्होंने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि कराची का एक पढ़ा लिखा भी कहता था, अच्छा सिंध जा रहे हो, जबकि ये बात लाहौर के लिए नहीं होती थी, ये पेशावर के लिए नहीं होती थी। हमारे सिंध को ज़हनी तौर पर इन्होंने कराची से अलग कर दिया। तो अब ये जो मिसयूज़ ऑफ पावर था अल्ताफ़ हुसैन का, जो इनको मिली, उन्होंने सिंध को इस नहज पे पहुंचाया कि आज सिंधी भी तकलीफ़ में हैं, आज उर्दू स्पीकिंग भी तकलीफ़ में हैं। आज वो जो सिंध असेंबली जहाँ दो ज़बानों को या दो जो लोग थे वो सिर्फ वहाँ नुमाइंदे होने चाहिए थे, आज वहाँ पूरी दुनिया के पूरी हर सूबे के नुमाइंदों को रखा गया है। मतलब KPK में कितने सिंधी उर्दू स्पीकिंग हैं, बलूचिस्तान में कितने उर्दू सिंधी और पख्तून हैं, पंजाब में कितने उर्दू और सिंधी हैं असेंबली में, लेकिन सिंध वाहिद असेंबली है जो आपको मल्टीनेशनल कंपनी लगेगी। तो इस तरह से इन हंगामों की बुनियाद के बावजूद, इन अफरा तफरी के बावजूद सिंध में कोई अमन नहीं हुआ। आज अल्ताफ़ हुसैन साहब को सर्वे कराना चाहिए कि जिन लोगों को आप कराची से भगाना चाहते थे वो तो चारों तरफ से अपना मजबूत किला बना के बैठ गए हैं। सिंधियों के गांव बन गए, पठानों के भी गांव बन गए, पख्तूनों को वो जो अफ़गानी आ गए। आपने बिहारी और बंगालियों को भी इसलिए बुलाया कि आओ सिंधी जो है अक़लियत में आ जाएं। सिंधी तो चले गए बेचारे सारे, लेकिन ये जो नफ़रत की दीवार थी उसने किसको नुकसान दिया? उन्होंने दो मुस्तकिल आबादियों को तबाह करके रखा। आज भी अगर उर्दू स्पीकिंग बच्चे से पूछेंगे कि लाड़काना किधर है, लाड़कानों को लाड़कानों बोलते क्यों हैं, वहाँ कौन रहते हैं, तो पता नहीं। लेकिन लाड़कानों के उर्दू स्पीकिंग को पता है कि लाड़कानों में रहने वाले सिंधी क्या हैं। कंबर में अच्छी बिरयानी बनाने वाला उर्दू स्पीकिंग है। सिंध का बेहतरीन पानी का केस लड़ने वाला उर्दू स्पीकिंग था, जिसने सिंधी हमसे भी अच्छी है, इदरीस राजपूत, जो उनकी फैमिली माइग्रेट करके आई थी। सैयद सरदार अहमद ने पूरे सूबे में जो है काम किया, लेकिन जब आखिर में MKM ज्वाइन की तो उनका भी मौक़िफ़ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। बावजूद इसके कि ऐसे लोग जो सरकारी अफसर रहे, जो सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में जाके काम करके आए, उन्होंने भी इस गैप को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। और यहाँ तक कि जो MKM हकीकी है, उन्होंने उनको भी आपस की लड़ाइयों की वजह से उनके भी कई कारकुनान कत्ल हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन उन्होंने भी कभी ये कोशिश नहीं की कि हम सिंधियों को आपस में मिल के करें। मैंने कई दफ़ा ख्वाजा इज़हार साहब को बोला कि आप पीपल्स पार्टी पे जितना चाहे बोलें, सरदारों पे बोलें, लेकिन आम सिंधियों के ख़िलाफ़ बोलना बंद करें। आप उनसे मिलें तो सही, दानिश्वरों से मिलें, अदीबों से मिलें, पढ़ी लिखी उन क़यादत से मिलें जो जिनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं। आज सिंधी उर्दू घरों में है, मतलब किसी की बीवी उर्दू स्पीकिंग है तो किसी की सिंधी जो मतलब हस्बैंड है, किसी की वाइफ सिंधी है। तो इसके बावजूद इस चीज़ को प्रोपेगेंडा करके हवा बना के और एक खड़ा किया गया। उसका नतीजा ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट शुरू से चाहती थी वो कामयाब रही और उर्दू स्पीकिंग और सिंधियों के दरमियान एक नफ़रत की दीवार खड़ी कराई गई। उनको लड़ाया गया, उनको इन तंजीमों के ज़रिए बनाया गया, फिर उन्हीं तंजीमों को उन्होंने ख़त्म करने के लिए एक को छूट दी तो दूसरी को वो किया। ये सारा खेल जो है वही करते आए हैं, जिन्होंने भुट्टो को फांसी दी, जिन्होंने GM सैयद को जेल में रखा, जिन्होंने शेख मुजीब को अलग किया और जिन्होंने सब कुछ किया। तो अब इससे क्या सबक मिलता है कि अल्ताफ़ हुसैन को अपनी ताकत पर इतना गुरूर नहीं करना चाहिए था। आज अल्ताफ़ हुसैन की कोई फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज अल्ताफ़ हुसैन जिनको फ़ोन करता था और रात को चड्डी बनियान में 90 पहुंच जाते थे, आज वो लोग अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ स्पीचेस करते हुए डरते नहीं हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके बाद वो खौफ और हिरास फैल जाता था, आज बच्चा बच्चा अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ बात करता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब खौफ के बुत टूटते हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा कि अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने फ़ोन की घंटी बंद कर दी, सप्लाई बंद कर दी, लोगों की वफ़ादारियाँ चेक कर दी। आज वही हो रहा है, जो MKM के साथ हुआ वही फार्मूला अब दूसरों के साथ हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आज का मकसद ये था कि अगर अल्ताफ़ हुसैन के पास इतनी पावर थी, अगर वो मिल के और उस ताकत का सही इस्तेमाल करते तो आज पाकिस्तान भी आगे होता और सिंध भी एक बड़ी तरक्की याफ्ता सूबों में शुमार होता।
और बड़ी बात यह है कि आप अगर दूसरे ममालिक में जाएं, इवन अमेरिका में भी स्पेनिश और इंग्लिश है, और मलेशिया में तामिल मलई ज़बान और इंग्लिश है, चाइनीज़ है, और सिंगापुर में मलई और इंग्लिश ज़बान है। आज आप कराची शहर में सिंधी में कोई बोर्ड उर्दू के साथ नहीं लगा सकते, ये नफ़रतें काम नहीं आती। और जिन लोगों को सिंध की हिस्ट्री का पता नहीं है उनको मैं गुजारिश करूंगा, और उन उर्दू स्पीकिंग रोशन ख्याल उर्दू स्पीकिंग बहन भाइयों को, कि कभी आप सिंधी नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम जो अंग्रेज़ों की लिखी हुई हैं या फिर आपके अपने पाकिस्तान की कुछ किताबें हैं वो पढ़ें, फिर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा जांचें, तब आपको पता लगेगा कि सिंध क्या था, सिंधी क्या थे, सिंधियों के दिल कितना बड़ा था, कल्चर किसी का क्या भी हो सकता है, उसका कोई आपका लेना देना नहीं था, लेकिन एटलीस्ट किसी कौम की तज़ीक करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये सही नहीं होता। तो ये आज मेरा मौजू था, और मैं आपको कायल करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी, क्योंकि मेरा ये कोई डिबेट नहीं है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि अल्लाह करे उर्दू स्पीकिंग भाई जो नई नस्ल है उनको लाड़काना जाते हुए प्रॉब्लम ना हो, उनको कश्मीर जाते हुए प्रॉब्लम ना हो। और ये सारे जब मिलेंगे ना, और एक दूसरे की, हमें तो उर्दू आती है, आप सिंधी जब बोलेंगे ना तो आपको सब पता लग जाएगा कि वाकई गैप जो डाला था वो किन्होंने डाला था, और नफ़रतें किसने डाली थी, उसकी रीज़न क्या थी और वजह, ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा जब आप दूसरों की तारीख़ को सही तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। आपको अगर आपके बड़ों ने भी गलत बताया है तो आपका वो तारीख़ दुरुस्त कर सकती है। बाकी शिकायतें तो इंसान को अल्लाह से भी होती हैं, तो हम तो इंसान हैं, हमसे कौन खुश होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी अलग मौजू के साथ। थैंक यू सो मच।